नमस्कार विद्यार्थियों, आज का पाठ है संधि भाग 2। संधि के पहले पाठ में हमने संधि के बारे में जाना, संधि के भेदों के बारे में जाना और स्वर संधि का विस्तार से परिचय प्राप्त किया। विद्यार्थियों, आज का ये पाठ केंद्रित है संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि पर। जब किसी व्यंजन का किसी स्वर से मेल होता है तब क्या विकार उत्पन्न होता है? जब किसी व्यंजन का किसी व्यंजन से मेल होता है तब क्या विकार उत्पन्न होता है? और उस विकार के फलस्वरूप किस नए वर्ण का सृजन होता है? आज के इस पाठ में हम इन्हीं नियमों की जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों, मेरे इस प्रयास का उद्देश्य है कि हिंदी के विद्यार्थी, चाहे वे विद्यालय के हों या विश्वविद्यालय के, हिंदी भाषा के व्याकरण की सही जानकारी प्राप्त कर सकें। इससे आपको अपनी कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने में तो सहायता मिलेगी ही, भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने में भी आपको मदद मिलेगी। तो आइए मिलकर समझते हैं व्यंजन संधि के नियम। विद्यार्थियों, संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पिछले पाठ में हमने स्वर संधि की चर्चा की थी। आज के इस पाठ में हम व्यंजन संधि के नियमों की बात करेंगे। व्यंजन संधि क्या है? व्यंजन से स्वर का मेल अथवा व्यंजन से व्यंजन का मेल, ये दोनों ही प्रकार के मेल व्यंजन संधि कहलाते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद कहते हैं, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात व्यंजन से स्वर का जब मेल होता है तो उस वर्ण में कुछ परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन ही विकार है। इसी प्रकार व्यंजन से व्यंजन का जब मेल होता है उस समय भी कुछ परिवर्तन होता है। तो ये दोनों ही तरह के परिवर्तन व्यंजन संधि कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं व्यंजन संधि के नियम। सबसे पहला नियम यह है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए या य, र, ल, व या कोई स्वर आए तो क, च, ट, त, प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों, ये नियम समझने के लिए आपको याद रखना होगा कि वर्ण विचार पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 5 वर्ग हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और इन 5 ही वर्गों में अपने 5 वर्ण हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण हैं, जिन्हें हम सुविधा के लिए, याद रखने के लिए कह देते हैं प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण। अर्थात उनके स्थान के आधार पर हम उन्हें प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पंचम वर्ण कहते हैं। तो संधि में व्यंजन संधि के नियम समझने के लिए और विशेष रूप से ये नियम समझने के लिए आपको ये याद रखना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं क वर्ग का तृतीय वर्ण, तो वो तृतीय वर्ण कौन सा है? ग। चतुर्थ वर्ण कौन सा है? घ।
इसी प्रकार च वर्ग का तृतीय चतुर्थ, ट वर्ग का तृतीय चतुर्थ, प वर्ग का, त वर्ग का, अर्थात इन पांचों ही वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण कौन से हैं, ये आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए, तभी नियम समझ में आएगा। और इसे समझने के लिए आप चाहें तो वर्ण विचार का पहला वीडियो आप एक बार पुनः देख लें। तो आइए हम देखते हैं इस नियम के आधार पर कुछ उदाहरणों को, और उन उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि जब इस बताए गए नियम के अनुसार परिवर्तन होता है, विकार होता है, तो शब्द का रूप किस प्रकार बदलता है, शब्द में क्या परिवर्तन आता है। तो देखिए, नियम कहता है क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। देखिए, उदाहरण है दिक प्लस गज, और जब ये दोनों शब्द जुड़ते हैं तो शब्द बनता है दिग्गज। अब आप देखिए, पहला शब्द है दिक, इसमें दिक में अंत्य व्यंजन है क। अब क के बाद किसी भी वर्ग का अगर तृतीय वर्ण आता है तो अब देखिए गज है, अगला शब्द जो है गज, ग, क वर्ग का ही तृतीय वर्ण है, क ख ग। तो जब शब्द बनता है तो कहा गया है नियम में कि अपने ही वर्ग का वो तीसरा वर्ण हो जाता है। तो दिक का क उसी वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात ग बन जाता है, और जब जुड़ता है तो आप देखिए शब्द दिग्गज, ग का द्वित्व हो जाता है। ग दो बार प्रयोग होता है, द्वित्व मतलब दो बार। तो दिग्गज शब्द बना है दिक और गज के मिलने से। इसी प्रकार देखिए, शब्द है अजंत। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। संधि विच्छेद करने पर होता है अच प्लस अंत। अब कहा गया है कि क च ट त प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या य र ल व या कोई स्वर आए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, स्वर है, अंत अ। तो च और अ जब जुड़ेंगे तो शब्द बनेगा अजंत। च वर्ग का तृतीय वर्ण है ज, च छ ज, इसे गिनकर देख लेना चाहिए। तो च वर्ग का तृतीय वर्ण है ज, और जब अच और अंत मिलते हैं तो नियम के अनुसार च ज में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बनता है अजंत। इसी प्रकार शब्द है षड दर्शन। इसका संधि विच्छेद जब करते हैं तो होता है षट प्लस दर्शन। अब क्योंकि ट है और उसके बाद वाले शब्द का पहला वर्ण द है, अर्थात त वर्ग का तृतीय वर्ण, और ट जब द से मिलेगा तो वो अपने ही वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा, अर्थात ट वर्ग का तृतीय वर्ण ड, ट ठ ड। तो षट और दर्शन के मिलने से शब्द बनता है षड दर्शन। इसी प्रकार अप और ईंधन के मिलने से शब्द बनता है अबिंधन। प उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ब बन जाता है, और क्योंकि अगले शब्द का पहला वर्ण स्वर है इसलिए वह ब के साथ मिलकर शब्द बनता है अबिंधन। इसी प्रकार ये दूसरे उदाहरण हैं सतवाणी। त का परिवर्तन द में हो जाता है और व के साथ मिलकर वो सदवाणी शब्द बनता है। अगला शब्द है जगत प्लस आनंद।
जगदानंद। त वर्ग का तृतीय वर्ण द, तो जगत का त द में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बनता है जगदानंद। इसी प्रकार अगला उदाहरण है वाक प्लस ईश। क वर्ग का पहला वर्ण क स्वर के साथ मिलता है, ई स्वर के साथ मिलता है, तो वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो क ग बन जाता है और ई स्वर के साथ मिलकर गी हो जाता है। इस प्रकार वाक प्लस ईश मिलकर वागीश शब्द बनता है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है तद प्लस रूप। अब यहां पर देखिए, जब तीसरा ही वर्ण है तब उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तद रूप, तद में द त वर्ग का तीसरा वर्ण है, वह र के साथ जुड़ता है और शब्द बनता है तद्रूप। तद और रूप मिलकर शब्द बनता है तद्रूप। इसी प्रकार विद्यार्थियों, आप दूसरे शब्द भी जब आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई कहानी पढ़ रहे हैं, कोई कविता पढ़ रहे हैं, तब आप ध्यान दीजिएगा, उसमें कुछ शब्द ऐसे आपको अवश्य मिलेंगे जिनमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। आप उनका संधि विच्छेद करके देखें कि उन पर कौन सा नियम लागू हो रहा है। व्यंजन संधि का अगला नियम हम यहां देखते हैं। नियम कहता है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो तो वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। विद्यार्थियों, अभी अभी मैंने कहा था कि आप ये जरूर याद रखें कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के कितने वर्ग हैं और उनमें पंचम वर्ण कौन सा है, द्वितीय वर्ण कौन सा है, तृतीय वर्ण कौन सा है, ये स्थान बोलते ही याद आ जाना चाहिए। देखिए, इस नियम में भी कहा गया है कि वर्ग का प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, वाक प्लस मैं। क वर्ग का पहला वर्ण प्रथम वर्ण जब अनुनासिक से मिलता है अर्थात म से मिलता है, तब वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदलता है। क वर्ग का पंचम वर्ण अर्थात अंग। आप बोलकर देखिए, क, ख, ग, घ, अंग। तो क वर्ग का पंचम वर्ण अंग, क जब म से मिलता है तब वह अंग में बदल जाता है और इसलिए वाक प्लस मय मिलकर शब्द बनता है वांग्मय। इसी प्रकार अगला उदाहरण है षट मास। इन दो शब्दों को जब हम जोड़ते हैं, संधि करते हैं, तो ट वर्ग का पंचम वर्ण है अणा। तो संधि करने पर अर्थात ट जब म से अनुनासिक वर्ण से पंचम वर्ण से किसी भी वर्ग के पंचम वर्ण से मिलता है, तब वह अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है और शब्द बनता है षण्मास। इसी प्रकार अगला शब्द है जगत नाथ। अब यहां पर देखिए विद्यार्थियों, जगत का अंतिम वर्ण त है और नाथ का प्रथम वर्ण न है। न
जो कि त वर्ग का ही पंचम वर्ण है। इसलिए जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों शब्दों की संधि करेंगे, तब त न में परिवर्तित हो जाएगा और शब्द बनेगा जगन्नाथ। अगला उदाहरण है अप प्लस मैं। प वर्ग का पंचम वर्ण म होता है, तो जब प म से मिलता है, अब यहां संयोगवश मैं में जो पहला वर्ण है म, वो प वर्ग का ही पंचम वर्ण है। इसलिए जब यहाँ पर अप और मैं जुड़ते हैं, तब प का परिवर्तन म में होता है और आगे भी म है, इसलिए म का द्वित्व हो जाता है, म 2 बार आ जाता है और शब्द बनता है अम्मै। व्यंजन संधि का तीसरा नियम है, यदि म के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म के बदले वैकल्पिक रूप से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। विद्यार्थियों, वर्ण विचार की बात करते हुए मैंने कहा था कि अनुस्वार के बदले में पंचम वर्णों का प्रयोग, स्वर रहित पंचम वर्णों का प्रयोग होता है। या इसे यूं कहें कि जहां कहीं भी स्वर रहित पंचम वर्ण के प्रयोग की आवश्यकता होती है, वहां वैकल्पिक रूप से अनुस्वार का प्रयोग किया जा सकता है, किया जाता है। अब आप देखिए, यहां पर जब संधि हो रही है, तब सम प्लस कल्प स्वर रहित म क से जब जुड़ता है, तब नियमतः समकल्प संकल्प हो जाता है। संकल्प क्यों हो जाता है? क्योंकि क का पंचम वर्ण है अंग, तो हमें यहां पर पंचम वर्ण क के पंचम वर्ण अंग के आधे की आवश्यकता है। हम वही बोल रहे हैं, संकल्प। अब अगर हम चाहें तो स्वर रहित अंग लिखें अथवा उसके विकल्प के रूप में अनुस्वार का प्रयोग करें। तो इसी नियम के अनुसार यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग किया गया है और सम और कल्प मिलकर संकल्प बना है। इसी प्रकार बाकी के उदाहरण देखें। अगला शब्द है सम प्लस गम, मिलकर बनता है संगम। वापस यहाँ पर ग क वर्ग का तीसरा वर्ण है और ग के पहले अनुस्वार की आवश्यकता है, इसलिए उसी वर्ग के पंचम वर्ण का प्रयोग यहाँ किया जाएगा, संगम। और विकल्प के रूप में अनुस्वार का प्रयोग यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगला उदाहरण है पम प्लस चम, मिलकर शब्द बनता है पंचम। अब मुझे विस्तार से समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ पा रहे होंगे कि पम चम में म अनुस्वार कैसे बन गया। क्योंकि यहाँ पर च का प्रयोग किया गया है, इसलिए च वर्ग का पंचम वर्ण ञ के आधे की आवश्यकता है और वैकल्पिक रूप से अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अगला उदाहरण देखें। सम प्लस तोष मिलकर शब्द बना संतोष।
अब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, स आधा न तो श, संतोष। क्योंकि त है इसलिए त वर्ग के पंचम वर्ण न के आधे का प्रयोग हो सकता है, लेकिन उसके बदले में अनुस्वार का प्रयोग भी किया जा सकता है। अगला उदाहरण है सम प्लस पूर्ण मिलकर शब्द बना संपूर्ण। इसी प्रकार एक और उदाहरण है किम प्लस चित और मिलकर बनता है शब्द किंचित। तो इसी प्रकार के कुछ और उदाहरण आप स्वयं अपनी पुस्तक में से ढूंढिए, उनका संधि विच्छेद कीजिए, वापस संधि कीजिए और देखिए कि वहां पर किस नियम का प्रयोग किया गया है। व्यंजन संधि का अगला नियम है यदि त के बाद कोई स्वर अथवा ग, घ, द, ध, ब, भ अथवा य, र, व आए तो त के स्थान पर द होगा। जैसे सत प्लस आनंद मिलकर शब्द बना सदानंद। त का परिवर्तन हो गया और त के स्थान पर द का प्रयोग हो गया। विद्यार्थियों, मैं यहां आपको एक बात बताना चाहती हूं। पहले भी मैंने बताया था, जब मैंने वर्ण विचार की चर्चा की थी, मैंने ये बताया था कि हिंदी की ध्वनियों में जो परिवर्तन होता है, हिंदी की ध्वनियों में जब मेल होता है, उनसे एक नया शब्द बनता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है वह क्यों होता है, यदि हम यह जानने का प्रयास करें तो पाएंगे कि प्रायः यह परिवर्तन उच्चारण की सुगमता के आधार पर होता है। यहां पर भी वही हो रहा है। अब आप अगला उदाहरण देखिए और इसे समझने का प्रयास कीजिए। शब्द है उद्गम। इसका संधि विच्छेद करते हैं तो होता है उत प्लस गम। अब आप देखिए त का द में परिवर्तन क्यों होता है, क्योंकि हमारी जिह्वा जो ध्वनियों के उच्चारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम ये जान नहीं पाते हैं क्योंकि हमने ध्वनियों का उच्चारण अब सीख लिया है, तो अनजाने ही या यूं कहें कि अपने आप हमारी जिह्वा ध्वनियों के उच्चारण स्थान बड़ी तेजी से बदलती है और उस बदलने के क्रम में कभी कभी कुछ ध्वनियां जो स्वर रहित होती हैं वो अपनी अगली ध्वनि के अनुरूप बदल जाया करती हैं और व्यंजन संधि में प्रायः यही आप देख रहे हैं। उद्गम में भी यही हो रहा है। त का द में परिवर्तन जिह्वा के उच्चारण स्थान बदलने के क्रम में जो बहुत थोड़े से समय के लिए त का उच्चारण होता है वो शीघ्रता के कारण द में परिवर्तित हो जाता है और शब्द बन जाता है उद्गम। अब इसी प्रकार अगला शब्द है उद्घाटन। मिलकर बना है उद्घाटन। उत के त का द में परिवर्तन हो जाता है और घाटन उसके साथ मिल जाता है, शब्द बनता है उद्घाटन। इसी प्रकार अगला शब्द देखिए सत धर्म। मिलकर शब्द बनता है सद्धर्म। अब आप यहां पर ये परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है जरूर समझ पा रहे होंगे। अगला उदाहरण देखिए
सद्भाव, मिलकर शब्द बना सद्भाव। त का द में परिवर्तन। व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि त के बाद ल आए तो त ल में बदल जाता है, और यदि न के बाद ल आए तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, उत प्लस लास मिलकर शब्द बनता है उल्लास। उत का त ल में बदल जाता है और दोनों मिलकर ल का द्वित्व हो जाता है और शब्द बनता है उल्लास। अगला उदाहरण देखिए, न और ल का मेल हो रहा है यहाँ पे, और न क्योंकि अनुनासिक नासिक के वर्ण है वो, इसलिए उसका परिवर्तन अनुनासिक में हो रहा है, अर्थात नासिक्यता भी आ रही है और न का परिवर्तन ल में भी हो रहा है। इसीलिए तो जब महान और लाभ मिलकर शब्द बनता है तो उसे हम कहते हैं महान लाभ। अनुनासिक भी है और ल का द्वित्व भी है यहां पर। अगला उदाहरण देखिए, उत प्लस लेख मिलकर शब्द बना उल्लेख। यहां भी त का ल में परिवर्तन। अगला उदाहरण, तत् प्लस लीन मिलकर शब्द बना तल्लीन, और यहां पर भी आप देख पा रहे हैं त का ल में परिवर्तन हो रहा है। व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि त अथवा द के बाद च अथवा छ हो तो त अथवा द के स्थान पर च हो जाता है। ज अथवा झ हो तो ज हो जाता है। ट अथवा ठ हो तो ट हो जाता है, और ड अथवा ढ हो तो ड हो जाता है। अर्थात त अथवा द के बाद ड अथवा ढ में से कोई भी वर्ण आए तो ड ही होगा, अर्थात तीसरा वर्ण प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए, उत्चारण, उच्चारण, मतलब कि जो अल्प प्राण ध्वनि है, चाहे वह पहली अल्प प्राण ध्वनि हो अथवा तीसरी अल्प प्राण ध्वनि हो, जब शब्द की संधि होती है तब अल्प प्राण ध्वनि ही प्रयुक्त हो रही है इस नियम के अनुसार। इसे वापस देखिए, शब्द है उत्चारण। जब मिलता है, ये दोनों शब्द जब मिलते हैं तब ता का परिवर्तन च में हो जाता है। इसी प्रकार अगला शब्द है महत छत्र। अब छ महाप्राण ध्वनि है, च वर्ग की ही महाप्राण ध्वनि। जब ये दोनों मिलते हैं तब त का परिवर्तन च में ही होता है, अर्थात अल्प प्राण में ही होता है। भले ही वह मिल रहा है महाप्राण ध्वनि से, लेकिन उसका परिवर्तन अल्प प्राण ध्वनि में ही हो रहा है। अगला उदाहरण देखिए, सत जन मिलकर शब्द बन रहा है सज्जन। यहां भी त का ज में परिवर्तन हो रहा है। अगला शब्द है तत् टीका। त का परिवर्तन ट में और ट का द्वित्व हो जाता है जब संधि होती है, तो शब्द बनता है तट
टीका। इसी प्रकार विपद प्लस जाल मिलकर शब्द बना विपद जाल। व्यंजन संधि का अगला नियम है, यदि त द के बाद श आए तो त द के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है, तथा त द के बाद ह हो तो त द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। उदाहरण देखिए, सत प्लस शास्त्र मिलकर शब्द बना सच्छास्त्र। अब देखिए यहां दो तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, त का च में परिवर्तन हो रहा है और श का छ में परिवर्तन हो रहा है और शब्द बन रहा है सच्छास्त्र। अगला उदाहरण है, उत प्लस हार मिलकर शब्द बना उद्धार। त का द में परिवर्तन हो जाता है और ह के स्थान पर ध हो जाता है, उद्धार। व्यंजन संधि का अगला नियम है, छ के पूर्व स्वर हो तो छ के बदले च हो जाता है। जैसे आ प्लस छादन। अब यहां पर जब आ और छादन जुड़ते हैं तब च बीच में आ जाता है, जुड़ जाता है और शब्द बनता है आच्छादन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, परि प्लस छेद। अब यहां पर देखिए छ के पहले स्वर है ई, इसलिए जब परि और छेद मिलते हैं तब शब्द बनता है परिच्छेद। छ के पहले च जुड़ जाता है। व्यंजन संधि का अगला नियम है, म के बाद अंतस्थ अर्थात य र ल व अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आए तो म अनुस्वार में बदल जाता है। अब आप अगर भूल गए हों कि अंतस्थ और ऊष्म वर्ण किसे कहते हैं तो एक बार वापस वर्ण विचार वाला वीडियो देख लीजिए। उदाहरण देखिए, सम प्लस हार मिलकर शब्द बना संहार। म अनुस्वार में बदल गया। इसी प्रकार अगला उदाहरण है, सम प्लस योग अंतस्थ व्यंजन य और म अनुस्वार में बदल जाता है, शब्द बनता है संयोग। इसी प्रकार अगला उदाहरण, सम प्लस वाद और मिलकर शब्द बना संवाद। नियमों के कुछ अपवाद भी होते हैं। इसी प्रकार इस नियम का भी यह अपवाद है कि जब सम र के साथ म जुड़ता है, सम प्लस राज, तब शब्द बनता है सम्राज। यहां पर म आता है, म का अनुस्वार में परिवर्तन नहीं हो रहा है और इसी से शब्द बनता है सम्राट। फिर आगे इसी से एक और शब्द बनता है साम्राज्य, लेकिन कहीं भी म का परिवर्तन अनुस्वार में नहीं होता है। विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का अगला नियम देखिए, री र अथवा श के बाद
यदि न हो और इनके बीच में चाहे स्वर हो, क वर्ग प वर्ग का कोई वर्ण हो, पंचम वर्ण हो, य व ह आए तो न का अणा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे शब्द है भर प्लस अन्न और दोनों मिलकर बनता है भरण। आपने अवश्य पढ़ा होगा कहीं शब्द होता है भरण पोषण, यहां वही उदाहरण है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है राम प्लस आयन और मिलकर शब्द बनता है रामायण। न का अणा में परिवर्तन रामायण। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए त्रिश प्लस ना और मिलकर शब्द बना तृष्णा। अगला उदाहरण है रि प्लस न और मिलकर शब्द बनता है ऋण। विद्यार्थियों, इस प्रकार के अन्य उदाहरणों का अभ्यास भी आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे नियम उतना ही अधिक समझ में आएंगे। व्यंजन संधि का अगला नियम है यदि किसी शब्द के आद्य स के पूर्व, इसे ध्यान से सुनिएगा, आद्य, आद्य मतलब आरंभिक, स के पूर्व आ को छोड़कर कोई स्वर आए तो स के स्थान पर श हो जाता है। जैसे अभि प्लस सेक मिलकर शब्द बन जाता है अभिषेक। अब आप यहां पर देखिए सेक का आद्य स परिवर्तित हो गया है श में। क्यों? क्योंकि अभि का अंत्य जो स्वर है वो अ और आ को छोड़कर है, अर्थात इ है। इसलिए नियमतः स का श में परिवर्तन हो जाता है। अगला उदाहरण देखिए नि प्लस सिद्ध। नि और सिद्ध मिलकर शब्द बनता है निषिद्ध। पुनः स का श में परिवर्तन हो जाता है क्योंकि नि में न के साथ इ स्वर लगा हुआ है। इसी प्रकार अगला उदाहरण है वि प्लस सम और शब्द बनता है विषम। अब आपको जरूर पता लग गया होगा कि यहां पर स का परिवर्तन श में क्यों हुआ है। अगला उदाहरण देखिए सु प्लस सुप्ति और शब्द बना सुषुप्ति। यहां भी स का श में परिवर्तन पहले स के साथ उ स्वर के आने से हुआ है। विद्यार्थियों, व्यंजन संधि का अगला नियम है जिस संस्कृत धातु में पहले स हो और उसके पश्चात रि अथवा र, उससे बने हुए शब्द का स पूर्वोक्त वर्णों के पीछे आने पर श नहीं होता। अब सबसे पहले तो आप इसे समझिए कि यहाँ पर संस्कृत धातु की बात क्यों की गई है, क्योंकि हिंदी के अधिकांश शब्द संस्कृत से आए हुए हैं। हिंदी का जन्म भी संस्कृत से ही हुआ है। तो अधिकांश शब्द ऐसे हैं जो तत्सम हैं, अर्थात संस्कृत से ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं संस्कृत धातुओं की बात हो रही है जहाँ पर स हो पहले और उसके पश्चात रि अथवा
र का प्रयोग हुआ हो। अब नियम में कहा जा रहा है उससे बने हुए शब्द का स पूर्वोक्त वर्णों के पीछे आने पर। पूर्वोक्त कौन से वर्ण हैं? अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा पूर्वोक्त का मतलब पहले कहा होगा। क्या कहा गया है कि आ को छोड़कर कोई भी स्वर आए तो स के स्थान पर श हो जाता है। लेकिन यह नियम यहां पर लागू नहीं होता है, क्योंकि बता दिया गया है संस्कृत धातु में यदि पहले स हो बाद में री अथवा र हो तो यह नियम नंबर 11 इस पर लागू नहीं होता और स का परिवर्तन श में नहीं होता है। और यहां पर देखिए उदाहरण वी प्लस स्मरण शब्द बनता है विस्मरण। स ही रहता है, श नहीं होता है यहां पर, क्योंकि स्मरण जो है वह स्मृ धातु से बना हुआ है। अगला शब्द है अनु प्लस सरण। वापस ये संस्कृत की धातु श्री से विकसित शब्द है, बना हुआ शब्द है, और अनु और सरण मिलकर शब्द बनता है अनुसरण। यहां पर भी स का परिवर्तन श में नहीं होता है। अगला नियम देखिए, कहा गया है यौगिक शब्दों में यदि प्रथम शब्द के अंत में, प्रथम शब्द कौन सा? जो दो शब्द जुड़ते हैं उनमें से पहला शब्द, प्रथम शब्द के अंत में न हो तो उसका लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, राजन प्लस आज्ञा। इसमें प्रथम शब्द है राजन और प्रथम शब्द के अंत में न का प्रयोग किया गया है, और द्वितीय शब्द है आज्ञा। तो राजन जब आज्ञा से जुड़ता है तब राजन का ना गायब हो जाता है, उसका लोप हो जाता है और शब्द बनता है राजाज्ञा। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण है प्राणिन प्लस मात्र जुड़कर संधि होकर शब्द बना प्राणी मात्र। और यहां पर भी प्रथम शब्द प्राणिन के अंत में जो न है उसका लोप हो गया है। व्यंजन संधि का अगला नियम है कि यदि अहन शब्द के बाद कोई भी वर्ण आए तो अंत्य न के बदले र हो जाता है। किसका अंत्य न? अहन का अंत्य वर्ण जो न है उसके बदले र हो जाता है। किंतु रात्र रूप शब्द के आने से न का उ हो जाता है। अर्थात जब अहन से रात्र जुड़ता है या अहन से रूप जुड़ता है तब न का उ हो जाता है। और स्वर संधि के नियमानुसार याद कीजिए, स्वर संधि में आपने पढ़ा था कि अ और उ मिलकर ओ हो जाता है। तो यहां भी स्वर संधि का वह नियम अहन और रात्र, अहन और रूप की संधि के समय लागू हो रहा है। उदाहरण देखिए, अहन प्लस गण मिलकर शब्द बना अहरगण, न का र में परिवर्तन। अगला शब्द अहन मुख और मिलकर शब्द बना अहरमुख। यहां भी न का र में परिवर्तन हो गया है। लेकिन अगला उदाहरण अहन प्लस रात्र, जब अहन रात्र से मिलता है तो न का उ में परिवर्तन हो जाता है और अ और उ, कहां का अ? अहन, ह के साथ अ है। अहन में न का उ होता है
और ऊ के साथ जब अ जुड़ता है, अ किसका? ह के साथ अ जुड़ा हुआ है, तो अ और उ मिलकर ओ स्वर हो जाता है और ह पर ओ स्वर जुड़ जाता है, ह के साथ ओ स्वर जुड़ जाता है। तो यहां हो जाता है अहोरात्र। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, दो दो परिवर्तन हो रहे हैं एक साथ। अगला उदाहरण देखिए, फिर से समझिए। अहन प्लस रूप। ध्यान दीजिएगा, इसमें रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो अहन में ही हो रहा है। अब नियम के अनुसार न का उ में परिवर्तन हो रहा है और स्वर संधि के नियम के अनुसार अ उ से जुड़ रहा है, ह का अ, न जो कि उ में परिवर्तित हो गया है उस उ से जुड़ रहा है, तो एक नया स्वर संयुक्त स्वर बन रहा है ओ, और वो ओ ह के साथ मिलकर अहो होता है, अहो, और अहो प्लस रूप शब्द बनता है अहोरूप। तो विद्यार्थियों, ये थे व्यंजन संधि के कुछ नियम। इसके अतिरिक्त संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को बनाने में मैंने जिन ग्रंथों का उपयोग किया है उनके नाम हैं हिंदी व्याकरण, जिसके लेखक हैं कामता प्रसाद गुरु, और दूसरी पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, लेखक हैं वासुदेव नंदन प्रसाद। मैं आप दोनों को धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। तो विद्यार्थियों, आज का यह पाठ आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। हमें आपकी टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो विद्यार्थियों, आगे का पाठ अगले सप्ताह। तब तक के लिए धन्यवाद।